सो अभी आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन देखा जिसमें हमने पहले हिस्टोग्राम बनाया, फिर उसके मिड पॉइंट्स लेके उनको ज्वाइन किया। अब मान लीजिए हमें हिस्टोग्राम नहीं बनाना है और कर्व वही फॉर्म में बनानी है। एक्चुअली तो हमें हिस्टोग्राम बनाना चाहिए, बट मान लीजिए हमें नहीं बनाना है, तब क्या होगा? ठीक है, सो क्वेश्चन है, इन अ सिटी weekly observations made in a study on cost of living index are given। मीन्स एक सिटी में कैसा वीक में खर्चा होता है पर्सन्स का, उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग का एक चार्ट दिया हुआ है। टेबल है कॉस्ट ऑफ लिविंग और यहां पर है नंबर ऑफ वीक्स। अभी तक स्टूडेंट्स दिए होते थे, अब यहां पर नंबर ऑफ वीक्स है, क्योंकि वीकली खर्चों की वो दी हुई है कि कितना खर्चा लगता है। 140 to 150, 150 to 160, 160 to 170, 180, 180 to 190 and 190 to 200. This is total। यहाँ पर जो वीक्स है 5, ये 10 के लिए है डेटा, ये 20 के लिए है, 9, 6 and 2 एंड ये टोटल वीक्स जो है वो 52 वीक्स है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया, जब भी आप कोई क्वेश्चन देखें सबसे पहले डेटा का नेचर देखें, फिर डिसाइड करें कि हमें क्या करना है या नहीं करना है। डेटा हमारा कंटिन्यूअस फॉर्म में है, राइट, मीन्स एक्सक्लूसिव फॉर्म में है और इंटरवल के फॉर्म में जमा हुआ है, कोई भी वैल्यूज छूट नहीं रही है। यहाँ 150 है तो यहाँ 150 से स्टार्ट है, यहाँ 160 है तो 160 से स्टार्ट है, तो हमें यहाँ पर कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस इनकी विड्थ जो है वो मेंटेन है, हर जगह 10 का डिफरेंस है। जब हर जगह 10 का डिफरेंस है तो वो हमें फॉर्मूला भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें हिस्टोग्राम का साइज़ क्या आएगा वो पता करने की ज़रूरत ही नहीं है। मीन्स ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इसको हम बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। अब क्वेश्चन है कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर हम हिस्टोग्राम नहीं बनाना चाह रहे हैं। जब हम हिस्टोग्राम नहीं बनाना चाह रहे तो हमें उस पर्टिकुलर रेक्टेंगल, मान लीजिए ये हमने हिस्टोग्राम ऐसा होता है तो हम इसके बीच की वैल्यू लेते हैं। अब जब हम हिस्टोग्राम ही नहीं बना रहे तो हम बीच की वैल्यू कैसे लेंगे, ग्राफ में कैसे हम प्लॉट करेंगे? तो हम यहाँ पर मिड पॉइंट्स निकाल लेंगे। ठीक है, टेबल में ही अब हम मिड पॉइंट्स निकाल लेंगे। इंटरवल हमारा है 140 to 150, तो उसकी मिड वैल्यू क्या आएगी? 145, राइट। क्लास मार्क निकाल, इसको मिड वैल्यू भी बोलते हैं, मैंने आपको बताया मिड वैल्यू, और इसी को हम क्लास मार्क भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है। सेकेंड आ जाएगी 155, मैं आपको एक बार निकाल के बता देती हूँ कैसे आया है ये। 185, सॉरी कुछ लिखने में गलती हुई, 145, दिस इज 155, 165, 175, 185 एंड ये हो जाएगी 1, ये थोड़ा सा ऊपर लिख दिया, 185 एंड 195। ठीक है, ये कैसे निकालते हैं क्लास मार्क, एक बार रिवाइज करा देते हैं हम आपको। क्लास मार्क इज ऑलवेज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। अपर लिमिट है वहां पर 150 प्लस 140 अपॉन 2, तो यह आ जाएगा 290 अपॉन 2 एंड 145। ये एक मैंने आपको निकाल के बता दी। तो सिमिलरली ये सारी आ गई, वैसे भी आप अंदाजे से भी लिख सकते हैं। 140 और 150 के बीच में क्या आता है? 145। इसके बीच में क्या आता है? 155। तो ऐसे आप क्लास मार्क निकाल लें।
अब हमको हिस्टोग्राम बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास क्या आ चुकी है, मिड वैल्यूज। तो अब हम जो ग्राफ प्लॉट करेंगे उसमें हिस्टोग्राम नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट पॉइंट्स लगा सकते हैं। देखिए कैसे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, ये आपको लिखना ही है। यहां पर आप ले रहे हैं वीक्स, नंबर ऑफ वीक्स, और यहां पर आप ले रहे हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग। ठीक है, क्लास इंटरवल्स यहां आ जाएंगे। क्लास इंटरवल कहां से स्टार्ट है हमारे, 140। मैंने आपको बताया शुरू का एक पार्ट हम छोड़ देंगे। वैसे हमारा यहाँ 0 to 1 होता है, हम कहां से स्टार्ट करेंगे, 140, 150, 160, 170, 180, 190 एंड लास्ट हमारा क्या है, 200। ठीक है, ये जो पार्ट है 0 to 140, इसको हम थोड़ा सा जिगजैग बना देंगे। मीन्स ये इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, ये डेटा नहीं है हमारे क्वेश्चन के काम का। ठीक है, अब हम इस तरफ चलेंगे नंबर ऑफ वीक्स पे। कितने मैक्सिमम जा रहे हैं, 20। तो मैंने आपको बताया आपको जैसा लेना हो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 तक ले सकते हैं, पर वो बहुत लंबा जाएगा। तो अगेन 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड ये हो गया 20। ठीक है, तो ये हमने ले लिया। अब हम प्लॉट करें। अब हम इंटरवल नहीं देखेंगे, मिड वैल्यू को देखेंगे क्योंकि हमको डायरेक्ट अब कर्व बनानी है। ये रहा 140, ये रहा 150, इनके बीच की जो फ्रीक्वेंसी थी वो 5 थी। 5 कहां पर आएगा, 2 4, ये रहा आपका 5। अब हम क्या करेंगे, बीच की वैल्यू हुई 145, यहां पर आएगा 145, तो हम डायरेक्टली इसको पॉइंट को हाईलाइट करेंगे। ये हो गया हमारा 145। ठीक है, ये डॉटेड है। नाउ 155 हमारा कहां आएगा, यहां पर आएगा। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10। तो ये हो जाएगा हमारा ये पॉइंट, मैं डार्क करती जा रही हूं, देखिए आप। ठीक है, थर्ड है हमारा 165 जो यहां आएगा एंड उसकी फ्रीक्वेंसी है 20, तो वो कहां जाएगी, यहां पर जाएगी। ठीक है, अब हम हिस्टोग्राम नहीं बना रहे, हम डायरेक्ट वैल्यूज बना रहे हैं। 175 पे फ्रीक्वेंसी है 9, 9 कहां आएगा, ये 10 है तो दिस इज योर 9। ये एक पॉइंट मिला हमें। ठीक है, ये डार्क डार्क जो है ये सारे हमारे पॉलीगॉन के पॉइंट्स हैं। 185 पर फ्रीक्वेंसी है 6, ये 185 हो गया, दिस इज योर 6। ठीक है, एंड लास्ट 195 पे फ्रीक्वेंसी है 2, ये हो गया आपका 2। आपको मैंने बताया था आगे का मिड पॉइंट लेके उस पे छोड़ेंगे। 200 है तो ऑब्वियस है यहाँ पर 210 होगा, तो हमारा मिड पॉइंट क्या होगा, ये। और सिमिलरली हम यहाँ पर भी मिड पॉइंट लेंगे, 140 है तो ऑब्वियस है इसके पहले क्या होगा, 130, तो इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट हम लेंगे। अब यहां से हमारी कर्व स्टार्ट होगी, कहां से, 135 से। सबसे पहले ये ज्वाइन होगा, ये ज्वाइन होगा, ये ज्वाइन होगा, देन ये और ये जो खत्म होगा वो यहां जाकर खत्म होगा। ठीक है, सो यहां पर हमने जो पॉलीगॉन बनाया इसमें हिस्टोग्राम नहीं बनाया, पहली चीज तो। और दूसरा स्टार्ट और एंड जो है, मैं आपको एक बार फिर से बता रही हूं कि स्टार्टिंग और एंड जो है, जो यूनिट्स हमारे यहाँ पर चल रहे हैं पहले हम वैसे ही यूनिट लेंगे और उनका भी मिड पॉइंट लेंगे, क्योंकि पॉलीगॉन हमारा पूरा मिड पॉइंट पे डिपेंड है। तो इस तरफ भी एंड एंड की तरफ भी, दोनों तरफ हम उसको मिड पॉइंट से लेकर ज्वाइन करेंगे। तो ये था दोस्तों आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। मैंने हर तरीके के क्वेश्चन लिए जिससे आपको क्लियर हो सके। एक बार स्मॉल रिकैप देती हूँ मैं। आज हमने जो रिप्रेजेंटेशन पढ़ा वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा, जिसको हम पिक्टोरियल फॉर्म भी बोलते हैं। आप लोग कंप्यूटर चलाते हैं, आप MS ऑफिस वगैरह सब यूज करते हैं, आप लोग को ऑलरेडी सारे ग्राफ्स, पाई चार्ट, सर्कल के फॉर्म में, रेक्टेंगल के फॉर्म में, लाइन के फॉर्म में, हर तरीके के ग्राफ आप लोगों को ऑलरेडी पता होते हैं। यहाँ पर जो हमने आज 3 फॉर्म पढ़े, दैट इज बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड देन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। बार ग्राफ जो होता है बहुत ही इजी फॉर्म होता है, जो हम जिससे बहुत ज़्यादा फेमिलियर भी है
और उसके थ्रू हम कोई भी आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। बट बार ग्राफ में क्या होता है, डेटा जो है वो नॉर्मल टेबल के फॉर्म में होता है, इंटरवल के फॉर्म में नहीं होता है। तो कुछ वैल्यूज मिस भी हो सकती है। मिस से क्या मतलब होता है, मैंने आपको एक बहुत अच्छे एग्जांपल के थ्रू बताया कि लाइक आपकी क्लास की एज की हम बात कर रहे हैं, तो 10 ईयर, 11 ईयर, 12 ईयर ऐसी ही एज होगी क्या? नहीं, 12.1 भी तो हो सकती है, 13.2 भी तो हो सकती है। तो वो जो छोटी छोटी वैल्यूज हैं वो भी हमें डेटा में लेना हो तो हमें कंटिन्यूअस फॉर्म को यूज करना पड़ता है। कंटिन्यूअस फॉर्म में अगर डेटा है तब हम हिस्टोग्राम प्लॉट कर सकते हैं, और हिस्टोग्राम हमारा जो प्लॉट हो जाता है तो उसकी जो मिड वैल्यूज हैं उसके थ्रू हम कर्व बनाते हैं, वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहलाते हैं। ये बहुत ही अच्छा, इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही सिंपल टॉपिक है, और ग्राफ कम से कम 4-5 मार्क्स का आता है। तो आप इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करें तो आप यू कैन स्कोर ऑल्सो इन दिस सब्जेक्ट, यू कैन स्कोर ऑल्सो, और इसमें गलत होने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। हाय फ्रेंड्स, आज जो हम पढ़ेंगे ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है स्टैटिस्टिक्स का, जिसका नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आपको नाम सुन के ज़रूर लगेगा कि ये बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, पता नहीं क्या होगा, बट इसको हम नॉर्मली यूज़ करते आ रहे हैं। जैसे आप लोगों के एग्ज़ाम में मार्क्स आते हैं, आजकल जितने भी सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं उनको मार्क्स कैसे मिलते हैं? मान लीजिए आपके फर्स्ट टेस्ट में अच्छे मार्क्स हैं, सेकंड में थोड़े ठीक है, थर्ड में ज़्यादा है, तो आपके फाइनल के मार्क्स मिलते हैं कि सब मिल के उनका एग्रीगेट निकाल के मार्क्स मिलते हैं? एग्रीगेट निकाल के, जिसको हम क्या बोलते हैं? एवरेज मार्क्स, राइट। ये सब आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि आपकी जो टीचर है वो लास्ट एग्जाम के बेस पे आपका रिजल्ट कभी भी नहीं देती हैं। वो क्या करती हैं, फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक जितने भी आपके एग्जाम्स हुए उनका जो भी पैटर्न है, सीबीएसई का रूल है, उसके अकॉर्डिंग वो कैलकुलेशन करके फाइनल एग्जाम के मार्क्स देती हैं। इस सब से हम अवेयर हैं। एक और एग्जाम्पल आपको बताती हूँ मैं। हम लोगों के घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, आपके हमारे सबके घर में आता होगा। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैसे आता है? मीटर की रीडिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो भी मीटर की रीडिंग होती है उसके अकॉर्डिंग जो एमपीबी वाले मीन्स इलेक्ट्रिकल बोर्ड वाले हैं वो अपना बिल जनरेट करते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि वो रीडिंग को नोट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी सिटी, इतनी बड़ी कंट्री है, उसके हर मंथ जाके मीटर की रीडिंग नोट करके हर फैमिली का अलग अलग बिल जनरेट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। तो वो लोग क्या करते हैं, अगर पर्सन जो है मीटर रीडिंग के लिए नहीं जा पाया तो वो एक एवरेज बिल जनरेट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम हमारे घर का ही ले लेते हैं कि मान लीजिए हम हमारे घर में 100 यूनिट्स के आसपास हमारे घर में कंजम्पशन है। जो इलेक्ट्रिसिटी हम चलाते हैं, टीवी है, फ्रिज है एंड ऑल दैट, वो सब मिला के फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स का कंजम्पशन है। 2-4 यूनिट ज़्यादा भी हो सकती हैं, 2-4 यूनिट कम भी हो सकती है। तो एमपीबी वाले मीन्स इलेक्ट्रिकल बोर्ड वाले क्या करते हैं, हमारा एवरेज पिछले बिलों का देखते हैं कि इस पर्सन के घर में ऑलमोस्ट 100 के आसपास हमेशा इलेक्ट्रिक का कंजम्पशन होता है। तो वो जो बिल जनरेट करते हैं वो क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग एक अप्रॉक्सीमेट बिल जनरेट कर देते हैं। फिर बाद में जब रीडिंग होगी उसके अकॉर्डिंग फिक्स बिल आ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एवरेज, ठीक है। या मार्क्स का ही मैंने आपको एग्जांपल दिया कि टीचर कैसे डिसाइड करती है कि हमारी क्लास में ये बच्चे अबव एवरेज हैं, ये एवरेज हैं एंड ये बिलो एवरेज हैं। टीचर क्या करती है, उनके पिछले सारे रिकॉर्ड्स देखती है। जिन बच्चों के रिकॉर्ड जो हैं वो 50% से भी कम मार्क्स हैं तो वो उनको बिलो एवरेज की कैटेगरी में डाल देती है। जिनके 50 to 70% हमेशा मार्क्स आते हैं, मतलब हमेशा उनके 50 to 75-70% के बीच में मार्क्स आते हैं, तो टीचर उनको एवरेज स्टूडेंट मान लेती है। एंड जिनके 70 या 75% से अबव मार्क्स आते हैं उनको टीचर अबव एवरेज स्टूडेंट्स कंसीडर कर लेती है। मीन्स हर इंसान अपने दिमाग में एक एवरेज चीज़ लेकर ही काम करता है। लाइक हमारी वेट है, हमारा हाइट है, हम लोगों को पता होता है कि इस हाइट के अकॉर्डिंग हमारा इतना वेट होना चाहिए। अब अगर उससे बहुत ज़्यादा है तो हम ओवरवेट हैं और अगर उससे कम है तो हम अंडरवेट हैं।
ठीक है। लाइक ब्लड प्रेशर आपने पढ़ा होगा साइंस में, ब्लड प्रेशर नापा जाता है, हर इंसान के ब्लड में प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर की एक रेंज कर दी, वो रेंज से ज्यादा है तो वी आर हैविंग हाई ब्लड प्रेशर, उससे कम है सो वी आर हैविंग लो ब्लड प्रेशर। सिमिलरली हमारी पल्स का होता है, हम कोई भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारी पल्स चेक करते हैं सबसे पहले, या स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट चेक करते हैं, तो वो क्या देखते हैं, उनको एक एवरेज हार्ट बीट या पल्स पता है कि इतनी पर्सन की होना चाहिए। अब उससे ज्यादा है तो वो सोचते हैं हाँ ये बीमार है, इन्हें मेडिसिन देनी है नहीं देनी है, या उससे कम है तो वो सोचते हैं कि ये बीमार है, इन्हें मेडिसिन देनी है या नहीं देनी है। मीन्स हर चीज का एक एवरेज हमें पता होता है, उस एवरेज से ज्यादा या उस एवरेज से कम चीज को हम डिसाइड करते हैं कि वो अच्छी है या बुरी है। सो एवरेज जो है ये वर्ड हम हमारी नॉर्मल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और स्टैटिस्टिक्स के कौन से टॉपिक का पार्ट है ये, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। So I'll start measures of central tendency। नाम में ही छुपा हुआ है सेंट्रल, सेंट्रल यानी बीच की वैल्यू, बीच मतलब एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू के हिसाब से अप्स एंड डाउन्स के थ्रू हम एनालाइज कर सकते हैं कि इस डेटा में क्या कमी है या इस डेटा में क्या कमी नहीं है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसके 3 मेजर पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज मीन, और मीन को हम नॉर्मली जो बोलते आ रहे हैं दैट इज एवरेज, इस वर्ड से हम फेमिलियर हैं। नाउ आई विल यूज मीन इन प्लेस ऑफ एवरेज, ठीक है। सेकेंड जो पार्ट है दैट इज मीडियन, एंड थर्ड जो पार्ट है दैट इज मोड। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टूल होते हैं जिसमें आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मीन, ठीक है। सो आपको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी समझ में आया कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो डिपेंड करती है वो बहुत कुछ एवरेज पर डिपेंड करती है, और फ्रीक्वेंसी का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, और इसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, अब हम वो पढ़ेंगे। सो मीन, अब मैं एवरेज वर्ड नहीं बोल रही हूँ, क्या बोलूंगी, मीन, बट इनका मतलब जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, मीन और एवरेज। एवरेज हम कैसे निकालते थे, मान लीजिए हमारे पास स्टूडेंट के मार्क्स हैं 20, 30, 40 एंड 50, एंड आई एम सेइंग फाइंड द एवरेज मार्क्स। ऐसे क्वेश्चंस हम करते आ रहे हैं, यस, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, इन्हें प्लस करते हैं, 30 प्लस 40 प्लस 50 अपॉन ये जितने नंबर हैं उनको काउंट कर लेते हैं, ये 1 2 3 4 5। अब हम इन नंबर्स को बोलेंगे जितने ऑब्जर्वेशन है या ये जितना डेटा है, कितना डेटा है ये 1 2 3 4 5, तो टोटल करेंगे और अपॉन उतने ही नंबर से हम डिवाइड कर देंगे। इसका टोटल कितना आएगा, 50 40 90 31 20 150 अपॉन 5, एंड आफ्टर कैंसिलेशन जो हमारा एवरेज आया या जो मीन आया दैट इज 30। ये सिंपल पैटर्न हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं, ठीक है। एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं, 5, 12, 4, 7, 8, 7, 5, 11, 9, 10। अब हमारे पास ये डेटा दिया हुआ है एंड फाइंड द एवरेज, तो हम क्या करेंगे, इन सारों को प्लस करेंगे। सो हम एवरेज निकालने के लिए 5 प्लस 12 प्लस 4 7 8 7 5 11 9 10 अपॉन, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ एक और कि हम नीचे ऑब्जर्वेशंस कैसे देखेंगे, इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मीन्स वी आर हैविंग 10 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब हम इनको प्लस करेंगे जो कितना आएगा 78
डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 7.8। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने लिया है क्योंकि मैं कुछ टर्म इंट्रोड्यूस अब करूंगी जो आपको समझ में आए, इसके लिए हम इस एग्जाम्पल को फिर से ध्यान से देखेंगे। हमने क्या किया, सारे ऑब्जर्वेशंस का सम किया अपॉन वो ऑब्जर्वेशन थे कितने, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट किए, उससे डिवाइड किया। ठीक है, तो अब हमारा मीन का फॉर्मूला बनेगा या एवरेज जिसे हम बोलते हैं उसका फॉर्मूला बनेगा। वो फॉर्मूला क्या होगा, अब वो देखिए। अगर आपको ये एग्जाम्पल क्लियर है तो आपको फॉर्मूला भी जल्दी समझ में आ जाएगा। अभी मैंने कहा कि ये डेटा जो है इनको हम ऐड करेंगे। फिर से हम एग्जाम्पल लेते हैं 10, 20, 30, 40 एंड 50। जरूरी नहीं हमेशा यही वैल्यू हो, तो मैं इन्हें एक नया नाम दे देती हूँ, वेरिएबल ले लेती हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पर मुझसे पूछेंगे वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल जो होते हैं इंग्लिश के अल्फाबेट्स हम कुछ भी ले सकते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। मीन्स यहाँ पर हमने इसे क्या नाम दिया है, x1 10 है, अगले क्वेश्चन में कुछ और होगी और अगले क्वेश्चन में कुछ और होगी। सो दिस इज वेरिएबल। वेरिएबल मीन विच वेरीज टाइम टू टाइम। ये हमने x1 ले लिया। ये सेकेंड डेटा है तो इसे हमने नाम दे दिया x2। ये थर्ड है x3, फोर्थ है x4 एंड फिफ्थ है तो x5। मैंने वेरिएबल क्यों लिए फिर से आपको बताती हूँ। वेरिएबल अगर नहीं लेती हूँ तो मेरे पास 10, 20, 30, 40 भी है, मैं इनको ऐड कर दूंगी। पर क्या हर बार हर क्वेश्चन में यही वैल्यू मिलेगी? नहीं, यहाँ पर दूसरी थी, यहाँ पर दूसरी है, अगले क्वेश्चन में दूसरी होगी। तो कोई इसका जनरलाइज एक फॉर्म होना चाहिए, इसलिए हमने इन्हें नाम दे दिया। नाम देने के बाद हम इन्हें क्या करेंगे, हमारा जो रूल है कि हम सारे ऑब्जर्वेशंस को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ठीक है, तो हमने ये सारे ऑब्जर्वेशंस को क्या किया, प्लस किया। प्लस करने के बाद हम इन्हें काउंट करते हैं। अभी कितना है, ये 5 है। उस क्वेश्चन में कितना था, 10 था। और कोई क्वेश्चन होगा उसमें कितना होगा नहीं पता, तो हम उसे भी एक वेरिएबल का नाम दे देंगे जो होगा n। अब देखिए आप, फॉर्मूला आपका जनरेट हो गया। n क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एंड x1, x2, x3 एंड सो ऑन, ये आपका है डेटा। जो भी डेटा दिया था ऑब्जर्वेशंस, वो x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, जितना भी डेटा दिया है वो हमने सारा x के फॉर्म में ले लिया। अब हम इसे क्या करेंगे, नॉर्मल हम 10 + 20 + 30 + 40 + 50 करते हैं तो कितना आता है, 150। अभी जस्ट हमने क्वेश्चन किया, बट अब हमारे पास हर बार अलग अलग डेटा है तो प्लस क्या आएगा वो हमें नहीं पता। तो हमने उसको एक कंसोलिडेटेड नेम दे दिया, समेशन x अपॉन क्या था, n। ठीक है, अब आप ये जो मैंने e जैसा सिंबल बनाया है तो आप डेफिनेटली सोचेंगे कि मैम ने ये क्या बनाया है। सो दिस इज कॉल्ड, ये e जैसा अल्फाबेट है, इसको आइदर वी से सिग्मा और समेशन। सारे ऑब्जर्वेशन का जो हम सम कर रहे हैं सो वो क्या हुआ, समेशन। तो यहां पर हमारा फॉर्मूला क्या हुआ, 10 + 20 + 30 + 40 + 50 तो हमें पता था 150 आएगा, बट हमें x1, x2, x3, x4, x5 का एडिशन क्या आएगा नहीं पता था। तो हमने इन प्लेस ऑफ दिस उसको हमने नाम दे दिया, जो भी आएगा वो इनका सम आएगा, ये कंफर्म है। तो समेशन ऑफ जो भी है अपॉन n क्या होगा, ये ऑब्जर्वेशन कितने हैं, तो अभी 5 है, बट 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। तो हमने उसको एक नाम दे दिया n। सो हमारा मीन जो हुआ उसका फॉर्मूला क्या बना, समेशन x अपॉन n। देखिए हमारा जो मीन हुआ, मीन वो हमने क्या करा, सारे डेटा को प्लस किया, तो अब हमने उसे एक नया नाम दे दिया समेशन x, और जितना डेटा था नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उससे डिवाइड दिया। ठीक है, अब जब हमारे पास फॉर्मूला आ गया तो हम मीन को भी एक नाम दे देते हैं। मीन कहलाएगा x और उसके ऊपर एक लगाएंगे बार। आइदर आई कैन यूज वर्ड मीन
और आई कैन यूज एक्स बार, दे बोथ शोज मीन और एवरेज। ठीक है, एक्स बार तो फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, समीशन x अपॉन n कहलाएगा x बार। हमने x वेरिएबल लिया है इसलिए x बार, पर अब हमने y वेरिएबल लिया होता तो हमारा फॉर्मूला हो जाता y बार। हमने z वेरिएबल लिया होता तो हमारा फॉर्मूला हो जाता z बार। तो जैसा मैंने आपको बताया, वेरिएबल जो होते हैं इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं। 26 अल्फाबेट्स में से आप जो चाहे वो अल्फाबेट चूज कर सकते हैं, बट जनरली जो हम चूज करते हैं वो एक्स वाई जेड करते हैं, तो हमें कन्वीनियंट लगता है इसलिए। बट देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, यू आर फ्री टू यूज एनी अल्फाबेट। ठीक है, सो हमने जो भी लिया वो हो जाएगा आपका मीन। उसको मीन को डिनोट करने का तरीका है वेरिएबल, उसके ऊपर बार। लाइक हमने एक्स चूज किया है तो एक्स बार। अब हम वापस से वही क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास डेटा है 10, 20 एंड 30 और हमको इसका मीन निकालना है। नॉर्मली हम जो करते वो क्या करते, 10 प्लस 20 प्लस 30 अपॉन, इनको काउंट कर लेते कितने, 3, ऐसे ही करते 60 अपॉन 3 और हमारा आंसर क्या आ जाता 20। राइट, ये तो सिंपल तरीका था। अब इसी हम 10, 20, 30 को मान लीजिए y नाम ले रहे हैं। दिस इज y1, दिस इज y2 एंड दिस इज y3। अब हमारा फॉर्मूला क्या, मतलब हमारा तरीका क्या होगा, y1 में y2 को और y3 को ऐड करेंगे, अपॉन 3 करेंगे। यही प्रोसीजर होता है। 3 को हम n ले लेंगे क्योंकि हमें अभी पता है 3 है, बट कितना हो सकता है हमें नहीं पता है। फिर क्या होगा, इन तीनों का सम हमने अभी बताया, जब भी सम नहीं पता होता है तो हम ऐसा लिखते हैं अपॉन n। सो हमारा मीन क्या हो जाएगा, अब x बार नहीं होगा, अब क्या हो जाएगा y बार, क्योंकि आई हैव चोजन वेरिएबल y। सो सिंपल चीज वही है, उसको एक फॉर्मूले के फॉर्म में अगर बताना चाहें तो जो वेरिएबल लिया है उन सारों को जोड़ो, अपॉन जितने नंबर है n नंबर उससे डिवाइड करो, और जो मीन है वो क्या होता है, हमेशा बार से डिनोट होता है। सो नाउ द व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द मीन, x बार इक्वल टू समेशन ऑफ x अपॉन n। अब हम जो भी क्वेश्चन करेंगे उसको प्रोसीजर से करेंगे। ठीक है, नाउ अब ये हमने पढ़ा कि डेटा जो है मान लीजिए 10, 20, 30 है, हमने उसका x1, x2 एंड x3 नाम से डिनोट कर दिया और फॉर्मूला लगा दिया x बार इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। और सिग्मा x अब हमारा क्या है, 10 प्लस 20 प्लस 30 अपॉन 3 एंड ये सॉल्व हो गया आ गया 60 अपॉन 3 एंड फाइनली इट इज 20। अभी जस्ट हमने ये क्वेश्चन किया, ये तो बहुत ही सिंपल था, 10, 20, 30 है। अब मान लीजिए 1000 डेटा दिया हुआ है, तब क्या करेंगे, तो क्या हम ऐसे 1000 बार उसे ऐड करेंगे, नहीं पॉसिबल है ना। दूसरा रिपीटेशन हुआ तो समझ लीजिए मार्क्स थे, तो 10 मार्क्स 12 लोगों को भी तो आ सकते हैं, 20 मार्क्स 15 लोगों को आ सकते हैं एंड 30 मार्क्स 5 लोगों को आ सकते हैं। तब क्या करेंगे, अभी विदाउट फ्रीक्वेंसी था ये, इसमें रिपीटेशन नहीं था। अब इसी क्वेश्चन का मैं ऐसा लेती हूँ 10, 10, 10, 20, 20 एंड 30। 10 मार्क्स 3 लोगों को है, 20 2 लोगों को है और 30 हाईएस्ट जो है वो 1 को है। अब हम इसका मीन निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 10 प्लस 10 प्लस 10 20 प्लस 30 अपॉन, इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। दोस्तों ये तो मैंने बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिया, अब मान लीजिए फ्रीक्वेंसी और ज्यादा हो गई तो क्या करेंगे, तब इसका भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए। तो इसी फॉर्मूले को अब हम थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे। बट आपको ये लॉजिक समझ में आया कि यहाँ पर क्यों जरूरत पड़ रही है फॉर्मूला अपग्रेड करने की, क्योंकि यहाँ पर डेटा जो था वो सिंपल 1% के हिसाब से था। अब यहाँ पर जो डेटा है वो रिपीट हो रहा है, और रिपीटेशन तो लाइफ में है ही, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जहां पर रिपीटेशन नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी तो हमेशा प्रेजेंट रहेगी। तब क्या करेंगे, ये तो छोटा सा था, 6 नंबर थे तो मैंने लिख लिए, 10 नंबर है तो आई कैन राइट, 20 है देन ऑल्सो आई कैन राइट, बट उससे ज्यादा है तो वो मेरे भी बस की बात नहीं है लिखना, है ना। तो ऐसे जब केस आएंगे तो हम क्या करेंगे, अब हम वो देखेंगे। ठीक है, इसी पहले एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे।
देखिए इनको हम तीनों को जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे, अपॉन 2 करेंगे, या इसी को हम ऐसा कर सकते हैं 10 को 3 टाइम्स लिख दें, 20 को 2 टाइम्स प्लस 30 अपॉन कितना डेटा था 6। ये हम क्या निकाल रहे हैं x बार, ये x बार, क्योंकि हमारा मीन क्या होता है, ये एवरेज क्या होता है x बार, है ना। ये और ये दोनों का मतलब सेम है। 10 को हम 3 टाइम्स ऐड करें, चाहे 10 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें, दोनों का आंसर 30 आएगा। देखिए मैं करके बताती हूँ। ये हो गया 30, ये हो गया 40 एंड लास्ट ऑलरेडी 30 था अपॉन 6। यहाँ भी करके बताती हूँ। ये हो गया 30, ये हो गया 40 प्लस 30 अपॉन 6। दोनों में कोई डिफरेंस है नहीं है। जब हम कोई चीज को बार बार सम करते वही नंबर को, तो हम उतने टाइम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे 10 जो है वो 7 टाइम्स आ रहा है, तो हम 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 7 बार लिखें, चाहे 10 इंटू 7 कर दे, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। तो अब दोस्तों हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा अगर बना दें अपनी समझ से, तो कैसा होगा वो देखिए। पहले क्या मार्क्स थे 10, दूसरे क्या मार्क्स थे 20 एंड 30। 10 कितने स्टूडेंट्स को मिल रहे थे 3, 20 कितने स्टूडेंट्स को मिल रहे थे 2 एंड 30 कितने स्टूडेंट्स को मिल रहे थे 1। ठीक है, अब देखिए हमें यहां मल्टीप्लाई करना ही पड़ रहा था। 10 इंटू 3 किया हमने क्या किया था अभी सॉल्व करने के लिए, 10 इंटू 3 किया था, 20 इंटू 2 किया था एंड 30 मार्क्स एक ही स्टूडेंट को मिले थे। सेम यही चीज करी थी, यस। फिर इनको हमने क्या किया था, प्लस किया था। देखिए आपके सामने है, हमने प्लस किया था अपॉन ये कितने नंबर हैं उनसे डिवाइड किया था। तो ये हमारा कॉलम हो जाएगा टोटल। ये कितने नंबर हैं वो यहां से पता चल जाएगा। फ्रीक्वेंसी कितनी है 6। और अब हम इन्हें प्लस करेंगे, 10 3 जा 30, 22 जा 40 एंड ये 30। इनको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 100 हो गया। अब हमने अभी क्या किया, इनको प्लस किया था, फिर 100 अपॉन 6 कर दिया था एंड उसको कैंसिल करके जो भी आंसर आएगा। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमने खुद ही एक फॉर्मूला बना लिया। देखिए कितना सिंपल। नॉर्मल x बार क्या होता है, सिग्मा x अपॉन n और समेशन ऑफ x अपॉन n। ये तो क्लियर है, राइट। अब जब फ्रीक्वेंसी दी है तो हमने क्या किया, समेशन f इंटू एक्स अपॉन n। देखिए आपके सामने है, आपने इसको और इसको क्या किया, मल्टीप्लाई, इसको और इसको क्या किया, मल्टीप्लाई। ये क्या थी हमारी फ्रीक्वेंसी, ये क्या थे हमारे मार्क्स, और ये क्या आया, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, f दिया था, मार्क्स जो हमने x एज्यूम किए थे, x दिया था, हमने उन दोनों को क्या किया, मल्टीप्लाई किया और फिर टोटल निकाला। टोटल को हमेशा क्या बोला जाता है, समेशन अपॉन सारी फ्रीक्वेंसी को जोड़ा, तो हम स्मॉल n ना बोलते हुए उसे क्या बोल देंगे, कैपिटल N। सो मीन जो होता है दो तरीका से निकलेगा। एक रिपीटेशन नहीं है तब मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा x अपॉन n। मीन्स यहाँ पर फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ रिपीटेशन नहीं है। और यहाँ पर जो केस है दिस इज विथ फ्रीक्वेंसी, मतलब जब रिपीटेशन है तब क्या होगा। अब एक हम बहुत छोटा सा एग्जांपल लेंगे जिसको दोनों तरीके से हम सॉल्व करेंगे। मान लीजिए हमारे पास डेटा है 5, 10, 15, 20। इसका हमें एवरेज निकालना है। तो हम क्या करेंगे, x बार इक्वल टू 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 अपॉन 1 2 3 4, ये 4 है। इनको ऐड कर लेंगे, 20 20 40 50 अपॉन 4 मीन्स ये आ गया 25 अपॉन 2। ठीक है, सेम क्वेश्चन मैं आपको कंपैरिजन के लिए बता रही हूं। मेरे पास क्वेश्चन है 5 बट 5 है 4 बार, 10 10 10,
15 है 2 बार और 20 है 1 बार। सेम क्वेश्चन था, क्या हमेशा ऐसा ही होगा कि रिपीटेशन नहीं होंगे? नहीं, रिपीटेशन तो लाइफ में प्रेजेंट है तो डेटा में भी होंगे। अब हमारा ये क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से हम चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। 5 + 5 + 5 + 5 + 10 + 10 + 10 + 15 + 15 + 20 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पर दोस्तों, क्या ये लिखना लॉजिकली राइट है? ये तो 10 था, अगर 20 डेटा होता, 30 डेटा होता, 40 डेटा होता तो हम तो लिखते लिखते ही थक जाते, है ना? सो दिस इज नॉट राइट वे। इसका हम राइट वे क्या करेंगे? हम 5 को काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4। तो हम क्या करेंगे, 5 कितने टाइम्स आ रहा है? 4 टाइम्स। सिमिलरली 10 को काउंट कर लेंगे 3 टाइम्स, 15 को काउंट कर लेंगे 2 टाइम्स एंड 20 अपॉन ये कितने नंबर थे? 10। ठीक है, बट ये भी वही बात, छोटा डेटा है तो लिखना इज वेरी इजी, बट अगर बड़ा डेटा है तो यहाँ पर लिखना हमें बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अब इसी क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन रहेगा जिससे आपको डिफरेंस समझ में आए कि हमको ये फॉर्म क्यों लेना पड़ रहा है। अब हम टेबल बनाएंगे, सेम क्वेश्चन था उसकी हम टेबुलर फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा x मान लीजिए मार्क्स था, एज थी, जो भी थी, और यहाँ पर हमारा आएगा f मतलब जो रिपीट हो रहा है। हमारा x एक 5 था, एक 10 था, एक 15 था, एक 20 था। 5 कितने टाइम्स आ रहा था? 10 कितने टाइम्स आ रहा था? 15 एंड 20। ये हमारा होगा टोटल, और फ्रीक्वेंसी थी हमारी टोटल होके कितनी आई थी? 10। तो इसे हम नाम दे देंगे n। ठीक है, अब देखिए आपका एक नया कॉलम बनेगा टेबुलर फॉर्म में। यही क्वेश्चन आपको कितना आसान लगेगा आप खुद देखिए। ये हो गया, यहां पर हम निकालेंगे f(x). दोस्तों, दो वेरिएबल के बीच में अगर मैंने कुछ मार्क नहीं किया है मतलब अंडरस्टूड है कि उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है, सो मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं है। बट अगर मैंने लिख दिया है इनटू और डॉट तब भी इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है, और अगर नहीं लिखा है तब भी इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ही है। ठीक है, अब हम देखिए कितने सिंपल करेंगे। f इंटू एक्स, f इंटू एक्स, f इंटू एक्स, f इंटू एक्स, ये आ गया हमारे पास। इनको हम ऐड कर देंगे, कितना आएगा ये? 30 20 50 और 40 90। ये हमने सारा जोड़ा है तो ये कहलाएगा समेशन एफ एक्स, क्योंकि हमने किस कॉलम को जोड़ा है? एफ एक्स को। ये वाला हमने ऐड किया है तो ये हमारा हो जाएगा सिग्मा एफ, समेशन एफ, जिसे हम एन बोलते हैं। जिस कॉलम को हम जोड़ रहे हैं उसी का सम कहलाएगा। यहाँ हमने एफ एक्स को जोड़ा है तो यहाँ समेशन एफ एक्स होगा, यहाँ हमने एफ को जोड़ा है तो समेशन एफ होगा। मान लीजिए हम इसे ऐड करते हैं तो समेशन एक्स हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास, राइट। अब हमने आपको अभी फॉर्मूला बताया था विदाउट फ्रीक्वेंसी एंड विथ फ्रीक्वेंसी। मीन जो होता है दो तरीके से निकलता है, समेशन एक्स अपॉन एन, और अगर फ्रीक्वेंसी दी है तो ये फॉर्मूला होता है। हमने कौन सा पैटर्न लिया है अभी? ये वाला, फ्रीक्वेंसी वाला। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाला। हमारे पास वैल्यू है समेशन एफ एक्स कितना है हमारे पास? 90, और समेशन एफ कितना है? 10। देखिए कितने सिंपल वे में आपके पास आपका आंसर आ गया है। ठीक है, सो जब विथ फ्रीक्वेंसी हमें सॉल्व करना है तो हमें टेबल बनाना पड़ेगी, और टेबल से मीन कैलकुलेट करना इज वेरी इजी एज कंपेयर टू ये कॉमा पैटर्न।
तो now we will follow these two formulas and will solve some question based on this टू फॉर्मूला. सो आज हमने जो लिया मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल प्ले करता है स्टैटिस्टिक्स के लिए. एंड इसके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड, जिसमें आज हमने जो कवर किया दैट इज मीन.